हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द श्लीपद रोग के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्लीपद रोग के निरुक्ति, उसकी व्याख्या, उसके संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके साध्य साध्यत्व लक्षण, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे श्लीपद रोग के निरुक्ति के बारे में। तो श्लीपद रोग की निरुक्ति में बोला गया है कि सनेह सनेह गरनम सोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते, मतलब कि जिस व्याधि में धीरे धीरे घन शोफ उत्पन्न होता है उसे श्लीपद कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे शरीर के किसी एक स्थान विशेष में क्या होता है, घन शोफ उत्पन्न होता है। मतलब कि वहां पे स्वेलिंग उत्पन्न होती है, लेकिन कैसे स्वेलिंग रहती है, घन स्वेलिंग उत्पन्न होती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्लीपद कहते हैं। दूसरा निरुक्ति बोला गया कि शिलावत पदम श्लीपदम, ठीक है। मतलब जिस व्याधि में जो पैर होता है वो शिला के समान हो जाता है। शिला के समान मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और बल्की हो जाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, श्लीपद कहते हैं। इसके बाद इसके व्याख्या की हम बात करेंगे। तो व्याख्या में बेसिकली बोला गया है कि शिलावत पदम श्लीपदम, जो कि माधव निदान टीका में देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोला गया है सनेह सनेह घनम सोफम श्लीपदम तत्प्रचक्षते, मतलब कि पाद स्थानों में शोफ उत्पन्न होने पर जब वे पत्थर की शिला के समान दिखते हैं तब उसे श्लीपद कहते हैं, ठीक है। पाद स्थान में बेसिकली जो श्लीपद होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न फिलारियासिस के साथ कंसीडर करते, कंपेयर करते हैं, ऐसे कंडीशन में बेसिकली बोला गया कि जब पाद स्थान में शोथ उत्पन्न होता है, मतलब वहां पे स्वेलिंग उत्पन्न होता है और वो जो पैर होते हैं वो पत्थर की शिला के समान दिखाई देने लगते हैं, ऐसे कंडीशन को हम लोग श्लीपद कहते हैं। यह बेसिकली बाह्य मार्ग से उत्पन्न होकर चिरकाल रहता है और यह शोथ धीरे धीरे बढ़ते रहता है, ठीक है। क्यों बाह्य मार्ग क्यों बोला गया है, क्योंकि बेसिकली शाखाओं में रहता है, तो शाखाओं में रहने के कारण इसे बाह्य मार्ग में कंसीडर किया गया है। तो बाह्य मार्ग का ये व्याधि हो गया। अब बेसिकली ये चिरकालिक होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतते जाता है शोथ बढ़ते रहता है, शोथ बढ़ते जाता है। अब श्लीपद के हेतुओं की बात करके किन किन कारणों से यहाँ पे श्लीपद रोग की उत्पत्ति होती है, तो बेसिकली बोला गया है कि वर्षा ऋतु में जल का निबटारा न होने से संचित जल में दलदल उत्पन्न हो जाने से अनुप्रदेश बन जाता है। इस अनुप्रदेश में तथा शीतकाल में अत्यधिक सर्दी से होने वाले प्रदेश से यह श्लीपद रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या बोला गया है, वर्षा ऋतु में जल गिर रहा है, अब ये जल कहीं पे संचित हो जा रहा है, जहां पे संचित होगा उस जगह की जमीन कैसे हो जाए, दलदल जैसी बन जाती है। अब दलदल जैसी बन जाने के कारण वह अनुप्रदेश हो जाता है। अनुप्रदेश क्योंकि 3 प्रकार के हम लोग ने देश देखे हैं, एक अनुप, जांगम और साधारण। तो अनुप प्रदेश जैसा देश बन जाने के कारण वहां पे शीतकाल में अत्यधिक सर्दी होने वाले प्रदेश जैसा होता है और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे श्लीपद रोग की उत्पत्ति देखने को मिलती है। बेसिकली दलदल में क्या रहता है कि फिलारियासिस के जो वर्म्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग जो मॉडर्न में कंसीडर कर सकते हैं बैंक्रोफ्टाई उर्चेरिया बैंक्रोफ्टाई जो एजेंट है, उसकी वजह से फिलारियासिस कॉज करते हैं, जो कि ऐसे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे श्लीपद की संप्राप्ति के बारे में। तो बेसिकली बोला गया है कि कफ प्रदान वातादि दोष मांस एवं रक्त धातु को दूषित करके अधोगामी रसवाहिनियों में प्रवाहित होकर अधः कायगत वंक्षण एवं उरह स्थान में जाकर मांस तथा मेद के आश्रय एक पाद तथा उभय पाद में घन शोथ निर्माण करके श्लीपद रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या बोला गया है कि जो कफ प्रधान वातादि दोष है, ठीक है, मतलब कोई वात दोष तो है लेकिन किसके साथ मिश्रित है, कफ दोष के साथ मिश्रित है। यह वातादि के साथ कफ दोष कहाँ पे जाता है, मांस और रक्त धातु को दूषित करते हैं और अधोगामी जो रस वाहिनी है उसमें प्रवाहित होकर अधः कायगत मतलब कि वंशर एवं उरु स्थान में जाकर मांस तथा मेद के आश्रय से एक पाद या फिर दोनों पाद दैट इज उभय पाद में घन शोथ निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो वात है वो कफ के साथ मिश्रित हो रहा है। ये दोनों वात और कफ कहाँ पे जा रहे हैं, रक्त और मांस धातु को दूषित कर रहे हैं। अब ये रक्त और मांस धातु के साथ दूषित हुए कफ और वात दोष अधोगामी जो रसवाहिनी धमनियां हैं उनसे प्रवाहित होकर कहाँ जा रहे हैं, अधोकाय में जा रहे हैं, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाकर वो कहाँ पे, वंक्षण और उरु में स्थान संश्रय कर रहे हैं। वंक्षण और उरु में स्थान संश्रय करके वहां पे जो मेद है और मांस है उनमें आश्रय पाकर दोनों या तो दोनों पैर में या तो एक पैर में क्या कर रहे हैं, वहां पे घन शोथ निर्माण कर रहे हैं और इसी कंडीशन को हम लोग श्लीपद रोग कहते हैं। बात करेंगे इसके संप्राप्ति चक्र की। तो संप्राप्ति चक्र में हम लोग ने क्या देखा कि सबसे पहले कारणों का सेवन हो रहा है,
कारणों के सेवन में हम लोग ने देखा कि अनुपदेश की जैसे स्थिति हो रही है वहां पे, जिसके कारण वहां पे कफ दोष का प्रकोप हो रहा है। और ये कफ दोष का प्रकोप किसके साथ हो रहा है? कृमि उपसर्ग, जो मैंने वुचेरिया बैंक्रोफ्टाई बताया उसके साथ क्या हो रहा है? कृमि का उपसर्ग हो रहा है। और इस कफ दोष के प्रकोप के साथ वात दोष का प्रकोप, जिसके द्वारा ये क्या हो रहा है? रसायन द्वारा प्रसर करके कहाँ पे जा रहा है? अधोशाखा में गमन कर रहे हैं। कहाँ पे? अधोशाखा में गमन कर रहे हैं और वंक्षण संधि से ये पैर की ओर जा रहे हैं। अब वहां पे जाकर ये पाद में क्या कर रहा है? स्थान संचय कर, पैर में स्थान संचय करके ये जो कफ है वहां पे क्या कर रहा है? शिलावत पाद की निर्मित करता है। मतलब शिला के समान घन हार्ड क्या कर रहा है? पैर में शोथ की उत्पत्ति कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्लीपद रोग कहते हैं। बात करेंगे इसके संप्राप्ति घटक की, तो संप्राप्ति घटक में क्या बोला गया है कि दोष में तीनों दोष का प्रधान रहता है, लेकिन उसमें भी कफ दोष की उत्पत्ति ज्यादा देखने को मिलती है, प्रबलता ज्यादा देखने को मिलती है। और कफ दोष के साथ यहाँ पे कृमि उपसर्ग भी देखने को मिलता है। वहीं पे दुष्य की बात करेंगे तो दुष्य में क्या बोला गया कि रस, लसिका, रक्त और मांस, इनके साथ इसका दुष्य का देखने को मिलता है। मतलब कि इनकी दृष्टि वहां पे हो रही है। साथ ही साथ अधिष्ठान में कहाँ पे अधिष्ठित हो रहे हैं? वंक्षण स्थान में। और अधोशाखा में इसका अधिष्ठान देखने को मिल रहा है। रक्तवा स्रोतस जो है इसकी दृष्टि हो रही है। स्रोतो दृष्टि में यहाँ पे संग हो रहा है। कफ जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? पाद स्थान में जाके संग कर रहा है। और स्वभाव की बात करें तो ये दारुण प्रकार की व्याधि है, मतलब जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, जिसलिए इसको हम लोग क्रुच्छ साध्य व्याधि में कंसिडर करते हैं। वहीं पे बात करेंगे श्लीपद के प्रकार की बात, तो श्लीपद के 3 प्रकार बताए गए हैं। और ये 3 प्रकार किसने? सुश्रुत ने बताए हैं। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू पर्पस याद रखना है कि सुश्रुत जो है उन्होंने श्लीपद के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने क्या बोला? तत् त्रिविधम वात पित्त कफ निमित्तम, मतलब कि 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वात श्लीपद, पित्त श्लीपद और कफ श्लीपद, ये 3 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इसके सामान्य लक्षण की कि श्लीपद में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मेन लक्षण तो हमें पता ही है कि घन और स्थिर शोथ देखने को मिलता है। ठीक है, घन और स्थिर शोथ देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? ये बेसिकली पैरों में। और उसके अलावा उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स में या साइन में आपको देखने को मिल सकता है कि ज्वर वहां पे रहता है। अब हम लोग ने जो प्रकार देखे, ये तो सामान्य लक्षण की बात हो गई। अब हम लोग ने जो प्रकार देखे 3 प्रकार, हर प्रकार के अनुसार वहां पे क्या विशिष्ट लक्षण रहेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात श्लीपद में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो वात श्लीपद में शोथ स्थान की त्वचा स्फुटित रहेगी, कृष्ण वर्ण की रहेगी, खर स्पर्श तथा रुक्ष होती है। ठीक है, वात दोष यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो वात दोष के बढ़ने के कारण वहां की जो त्वचा रहेगी वहां पे क्रैकिंग्स देखने को मिलेंगे, मतलब स्फुटित त्वचा रहेगी, कृष्ण वर्ण की हो सकती है, खर स्पर्श मतलब बहुत ज्यादा रुक्ष हो, ये सारे सिम्टम्स वहां पे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बिना कारण से शूल तथा ज्वर की भी उत्पत्ति इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि वात है तो वात के साथ हमेशा शूल जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है, तो वहां पे शूल देखने को मिलता है। और कभी कभी वहां पे ज्वर की भी उत्पत्ति देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा पित्त श्लीपद की बात करेंगे तो पित्त श्लीपद में क्या बोला गया है कि पित्त श्लीपद में दाह एवं ज्वर इन लक्षणों से युक्त पादगत शोथ मृदु होता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्रोत रहेगा बेसिकली कैसा रहेगा? मृदु रहेगा। मृदु का मतलब बहुत ज्यादा एकदम कोमल नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू द कफज या फिर वातज, यहाँ पे जो श्लीपद की कंडीशन रहेगी वो थोड़ा मृदु रहेगी, हल्का दबने लायक रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे दाह और ये जो ज्वर है ये प्रमुख लक्षण हमें पित्तज श्लीपद में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करेंगे कफज श्लीपद की, तो कफज श्लीपद में बोला गया है कि कफज श्लीपद में यहाँ पे जो पाद स्थान रहेगा वहां पे गौरवता देखने को मिलेगी, स्निग्धता देखने को मिलेगी और अवेदना ये लक्षण देखने को मिलती है। मतलब अवेदना मतलब कि वेदना नहीं रहेगी। जैसे कि वातज में क्या हो रहा है? वेदना देखने को मिलती है, शूल देखने को मिलता है, पित्तज में वहां पे दाह देखने को मिलता है, लेकिन कफज में ऐसा कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। बस वहां पे क्या रहेगा कि जो भी शोथ स्थान रहेगा वहां पे आपको गौरवता देखने को मिलेगी, स्निग्धता देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बोला गया है कि यह जो शोथ रहेगा वो बृहताकार एवं मांसागुर से युक्त होता है। ठीक है, वहां पे छोटे छोटे मांस के जैसे फुफले जैसे निकले रहेंगे और बृहता आकार रहेगा एज कम्पेयर टू तो वात श्लीपद और पित्त श्लीपद ये थोड़ा साइज में बड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गौरवता बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पे श्लीपद के साध्य साध्यत्व की बात करें तो श्लीपद के साध्य साध्यत्व में बोला गया है कि जो वल्मिक के समान जिस पर लघु या बृहत्कार की ग्रंथियां उत्पन्न होती है। ठीक है, वल्मिक जो है जो कि क्षुद्र रोग में हम लोग देखते हैं, तो उसके समान यहाँ पे छोटी छोटी या फिर बड़ी बड़ी क्या होते हैं? ग्रंथि देखने को मिलते हैं, मांस के बुलबुले जैसे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बोला गया है कि
जिसके ऊपर कंटक के समान मांसांकुर उत्पन्न हो गया। ठीक है, वहां पे कांटे के समान मांसांकुर भी देखने को मिलते हैं। ये जो कंडीशन होती है अत्यधिक कंडु युक्त होती है, जो त्रिदोष युक्त होता है। ठीक है, अगर ये त्रिदोष वाला रहेगा, मतलब तीनों दोष एक साथ सम्मिलित रहेंगे, तो यहाँ पे कंडु जो रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ बोला गया कि जो 1 वर्ष से अधिक पुराना रहेगा वो वृत्ताकार का रहेगा। अत्यधिक स्राव युक्त श्लीपद ये सभी क्या रहेंगे, असाध्य माने गए। ठीक है, क्या क्या बोला गया है कि सबसे पहले वल्मीक के समान जो बृहदाकार रहेगा, मांसांकुर जिस पे आ गए हो, जो त्रिदोष युक्त हो गए हो, जो अधिक कंडु युक्त हो, जो अधिक पुराना हो चुका हो, या फिर जो बहुत ज्यादा बृहदाकार का हो, ये सभी, और साथ ही साथ जहां से बहुत ज्यादा स्राव उत्पन्न हो रहा, इस प्रकार के श्लीपद जो होते हैं वो असाध्य होते हैं। और साथ ही साथ बोला गया कि कफ प्रकृति के पुरुष को कफकर आहार विहार से होने वाला जो श्लीपद होता है ये भी असाध्य हो जाता है, क्योंकि सामान्य प्रकृति का होने के कारण उसकी चिकित्सा जल्दी नहीं हो पाती, जिसके कारण ये कंडीशन भी किसमें आ जाती है, असाध्य माने जा सकते। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं विद इन द श्लीपद रोग। तो श्लीपद रोग में आपको क्या क्या याद रखना है कि श्लीपद रोग में किस प्रकार से उसका निदान क्या है। तो श्लीपद रोग में निदान में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रदेश होता है वो कैसा, अनुप्रदेश अलॉन्ग विद द कृमि उपसर्ग, मतलब कि कफ अलॉन्ग विद द कृमि उपसर्ग के कारण यहाँ पे हमें क्या होता है, श्लीपद रोग होता है। 3 प्रकार के श्लीपद रोग होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं विद इन द होल श्लीपद रोग। तो इसी के साथ जो श्लीपद रोग हमारा टॉपिक और द रोग निदान वो कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीजें रिलेटेड टू द श्लीपद रोग क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में और अच्छे से उन चीजों को आपको अच्छे से एलेबोरेटली समझा सकूं, बता सकूं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्रोफेशनल ईयर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉपिक वाइज कंटेंट है वो उसके वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।